इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है करंट के रिलेशन कर लिए, ईएमएफ और करंट के बीच में क्या फेज के रिलेशन है वे भी कर लिए, और पावर के बारे में भी पढ़ लिया, एवरेज पावर इंडक्टर का, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर और एलसीआर का भी। ठीक है, इसमें जो सेकंड लेक्चर में हमने देखी थी चीज़ें कि इम्पीडेंस ट्रायंगल वगैरह बनता था जब एलसीआर सर्किट हो, तो फेज डिफरेंस ईएमएफ और करंट में किस तरह का होगा, और उस फेज डिफरेंस से कैसे कैसे हमने ट्रायंगल बनाया था, किस तरह इम्पीडेंस और नेट ईएमएफ निकाला था, तो वे सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अब कुछ चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। अब रेजिस्टेंस के अंदर कितनी एनर्जी होती है, या रेजिस्टेंस हीट एनर्जी के रूप में कैसे, क्या फॉर्मूला है रेजिस्टेंस की एनर्जी का, I²RT। ठीक है, कैपेसिटर की एनर्जी का, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर किस तरह की एनर्जी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक तरफ प्लस हो गया और एक तरफ कैपेसिटर में माइनस हो गया, तो बीच में क्या प्रोड्यूस करेगा, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस कैपेसिटर के अंदर क्या हो जा, कैद हो जा, तो उसी की एनर्जी उसके अंदर। ठीक है, एक इंडक्टर क्या है, एक कोइल, एक सोलिनोइड। सोलिनोइड में कैसी एनर्जी कैद होती है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना। एक सोलिनोइड एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, एक तरफ नॉर्थ होगा एक तरफ साउथ होगा, वैसी तो उसके अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। अब कितनी होगी उसका डेरिवेशन अभी करेंगे। ठीक, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, तो हमने यहां पे बनाया एक इंडक्टर। ठीक है, एक इंडक्टर बनाया और इसे जोड़ दिया किसी एसी सर्किट से। इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L। करंट इसमें कितना गया, I। ठीक है, अब ये तो तुम्हें पता ही है कि अब जो वर्क होगा, जो एनर्जी, जो भी वर्क होगा, वो वर्क जो है हम कैसे निकाल लेंगे, DW वाले फॉर्मूले से। यानी कि ये जो वर्क है, इसमें जो करंट होगा, वो करंट जो हमारा कांस्टेंट नहीं है, करंट कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल करंट की वजह से इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये कितना वर्क करेगा, वेरिएबल करंट की वजह से। तो वैसी वेरिएबल चीजों की वजह से जब हम कोई वर्क वगैरह कुछ निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के माध्यम से ही हम इसका वर्क निकालेंगे और बाद में कहेंगे कि यही वर्क क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होगा। तो कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L सेल्फ इंडक्टेंस का हमने एक इंडक्टर मान लिया। ठीक है, एस एक पावर का फॉर्मूला तुम्हें याद है, क्या लिया था हमने, dW/dt इक्वल्स टू E इंटू आई। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टर का जो ईएमएफ होता है वो कितना होता है, LdI/dt, सेल्फ इंडक्टर का ईएमएफ। तो उसे यहां रख देंगे इसकी वैल्यू को, तो dW/dt इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू क्या है, LdI/dt, और इनटू में क्या बचा यहाँ पे, I। ये dt से dt क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आया, dW इक्वल्स टू LI/dI। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन। ठीक है, बस हमने इतना ही किया। ये पावर का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में, पावर इज dW वर्क डन अपॉन टाइम, और क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, P इक्वल्स टू VI। ठीक है, वहीं से लिया जाता है ना। पावर के तीन फॉर्मूले, एक फॉर्मूला V इंटू आई, एक पावर का फॉर्मूला है I²R, एक पावर का फॉर्मूला है V²/R। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिया, V इंटू आई। V को क्या कहते हैं इसमें, EMF E, और पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, dW/dt, अगर वेरिएबल करंट हो तो। ठीक है, तो ये dW/dt दैट इक्वल्स टू E इंटू आई, और फिर EMF निकाल के रख दिया यहाँ पे। ये कौन से चैप्टर में आया था हमारा फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 6 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वहां से लिख लिया। अब यहां क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब एक्चुअली में क्या है ना, देखो सिंपल है, हमने एसी करंट दिया, एसी करंट कैसे चलता है, एसी करंट चलता है ऐसे। ठीक है, तो एसी करंट इसमें क्या होगा, 0 से लेके मैक्सिमम तक पहुंचेगा।
तो जीरो से मैक्सिमम जब करंट पहुंचेगा ना, तो एक्चुअली में इसके अंदर करंट चेंज हो रहा होगा। जब इसके अंदर करंट चेंज होगा तो इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, इसमें इंडक्शन भी होगा। तो इस करंट के चेंज की वजह से इसमें कितना तो इंडक्शन होगा, ठीक है। कितना इंडक्शन होगा ईएमएफ का, एल डी आई बाई डी टी। ये हमने चैप्टर 6 में समझ लिया था, क्योंकि आप करंट चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो कोई अपोज करेगी, अपोज करेगी तो ईएमएफ इंडक्शन हो जाएगा, ये हमें पता, ठीक है। लेकिन अब जीरो से करंट जब मैक्सिमम पहुंचेगा तो उस दौरान ये अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगी, हमें वो निकालना है। द एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कोइल व्हेन करंट ग्रो फ्रॉम जीरो टू आई, जीरो से मैक्सिमम करंट आई तक जब पहुंचेगा। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल आई डी आई। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डब्ल्यू वर्क, और ये एल बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका करोगे अब, आई डी आई का, ठीक है। तो वर्क डन दैट इज इक्वल टू एल, अब इसका आंसर क्या होगा, आई डी आई, आई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है, 0 टू आई। अब वर्क डन इक्वल टू एल, और यहां पे क्या बचेगा, आई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो हम कह सकते हैं वर्क डन इसका आ गया हमारा हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम कहेंगे ये हमारा आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। ये याद रखेंगे, ठीक है, कि ये इसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है इंडक्टर की। बात समझ आई। तो हमारे पास अब तीनों की पोटेंशियल एनर्जी है, तीनों की एनर्जी है, फिर कहें रेजिस्टेंस की भी, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, इंडक्टर की कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर। तीनों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज अब है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एलसी ओसिलेशन। देखो एलसी ओसिलेशन क्या है, हमारे पास क्या होगा, एक इंडक्टर होगा और वो इंडक्टर जुड़ा होगा किसी कैपेसिटर से। अब भाई कैपेसिटर हमारा क्या है, अनचार्ज है अभी तो इसे क्या करो, पहले एक बैटरी या सेल लगा के इसे चार्ज करो, ठीक है। यहाँ पे एक स्विच लगा दो, यहाँ भी एक स्विच लगा दो। अब इस स्विच को तो पहले ओपन कर दो, यानी कि अब इससे कोई मतलब नहीं है, बस कैपेसिटर जुड़ा हुआ है किससे, बैटरी से। तो थोड़ी देर में क्या होगा, फुल चार्ज हो जाएगा। फुल चार्ज हो गया तो सपोज करो कि इसकी इस वाली प्लेट पे क्या आगे प्लस और इस पे क्या आगे माइनस। अब इस बैटरी को यहाँ से हटा दो, यानी कि अब इसे क्या कर दो आप ऑन, और इसे क्या कर दो, मतलब इसे ऑफ कर दो और इसे ऑन कर दो, यानी कि यहाँ पे क्या कर दो, इसे ओपन और इसे कर दो क्लोज। तो ये वाली को जैसे क्लोज करोगे, अब इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। तो इसके अंदर अब कितनी एनर्जी है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी क्या होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, जो कि अपने मैक्सिमम लेवल पे है, क्योंकि ये कैपेसिटर क्या है, फुल चार्ज है, ठीक। अब ये देखना इसके बाद क्या होता है, देखो अब ये कैपेसिटर फुल चार्ज है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है। हमने बैटरी हटा दी, ये इंडक्टर है, किधर की तरफ करंट चलेगा, प्लस की प्लेट से माइनस की प्लेट तक ऐसे चलेगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब यहाँ से ना कुछ प्लस चली गई, आधे प्लस मान लो कि इधर इधर चले गए, हाफ ऑफ द प्लस जो है वे इधर आए और इधर आगे करंट की वजह से। तो इसके अंदर जो करंट है वो जीरो से ग्रो करेगा, जीरो से एक तरीके से क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो जब ग्रो करेगा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये आ गया इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आया तो पहले एनर्जी केवल किस में थी, कैपेसिटर में, और कैपेसिटर की जो एनर्जी थी वो क्या थी, मैक्सिमम। यहाँ पे लिखेंगे जो कैपेसिटर की एनर्जी थी यूसी, ये क्या थी हमारी, मैक्सिमम थी, ठीक है। और जो इंडक्टर की एनर्जी थी यूएल, ये क्या थी, मिनिमम, यानी कि क्या कह सकें कितनी थी, जीरो। इसकी एनर्जी जीरो थी, ठीक है, और इसकी क्या थी, मैक्सिमम, ठीक है। इसकी जीरो, इसकी मैक्सिमम। यहाँ पे आ जाओ, अब क्या हुआ, अब जैसे ही इसके हाफ ऑफ द चार्जेस इधर आए तो क्या हुआ, इसके अंदर फील्ड आ गया, तो इसके भी आधे चार्ज खत्म हो गए। तो अब इसमें भी एनर्जी है और इसमें भी है, यानी कि क्या है, दोनों की एनर्जी क्या है, हाफ हाफ है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंडक्टर। दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल इक्वल होगी। अब क्या हुआ, अब करंट तो इधर की तरफ ही है, बाकी जो बचे हुए चार्ज थे वे भी इधर आ गए, तो कैपेसिटर क्या हो गया, खाली हो गया। और इसके अंदर और लाइंस बढ़ गई, जैसे अभी दो दो लाइंस थी, अभी कितनी होगी, तीन तीन चार चार लाइन होगी। तो अब इसकी जो एनर्जी है इंडक्टर की वो क्या होगी, मैक्सिमम, और कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, जीरो, यानी कि मिनिमम। ये खाली हो गया।
अच्छा, अब इसकी नेचर समझो क्या है। अब यहां से करंट क्या हो गया, अब यहां से करंट आना, अब क्या होगा, देखो करंट मैक्सिमम था, जितना था चला गया, अब मैक्सिमम से क्या होगा, जीरो। लेकिन ये इसे जीरो नहीं होने देगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये पहले तो करंट के इंक्रीज का भी अपोज करता है, लेकिन अगर करंट डिक्रीज होगा तो उसका भी क्या करेगा, अपोज। ये इंडक्टर है और अपने अंदर हर प्रकार के फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। तो जब यहाँ पे या फ्लक्स के चेंज का अपोज का, या फ्लक्स का चेंज किसके हिसाब से अपोज हो रहा है, करंट के हिसाब से, तो करंट के ग्रोथ का या करंट के डीके का भी क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, देखो करंट इंक्रीज हो रहा था तो अपोज कर रहा था, इसके अंदर एनर्जी आ रही थी। अभी यहाँ पे करंट क्या होगा, डिक्रीज, जीरो होगा, लेकिन ये इसे जीरो नहीं होने देगा, क्योंकि इसके पास भी एनर्जी है, इसकी सारी एनर्जी इसके पास आ गई। तो अब ये कैसे काम करेगा, अब ये इस करंट को जीरो नहीं होने देगा और इसी डायरेक्शन में करंट को बना के रखेगा। तो अगर ये हमारा कैपेसिटर खाली हो गया और करंट अब भी इस डायरेक्शन में है, तो इसकी कौन सी प्लेट पे प्लस जाएगा, बताओ। एक्चुअली में क्या हो रहा है, देखो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो प्लस जा रहा है करंट। करंट क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज। इधर से आधे पॉजिटिव इधर आगे, आधे नेगेटिव खत्म, आधे पॉजिटिव खत्म। इधर से बाकी पॉजिटिव इधर आगे, सारे पॉजिटिव खत्म, नेगेटिव खत्म। अब भी करंट का डायरेक्शन यही है, तो क्या होगा, अब भी इधर से पॉजिटिव लेकर आएगा। अब भी पॉजिटिव लेकर आएगा तो क्या होगा, इधर पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर नेगेटिव आ जाएंगे, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन ऐसी क्यों है, क्योंकि अब इसके बाद जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, इंडक्टर की वजह से होगा, क्योंकि अब एनर्जी किसके अंदर आ चुकी है, इंडक्टर में, और ये करंट को जीरो नहीं होने देगा। देखो अब फिर क्या होगा, देखो अब इंडक्टर ने अपनी एनर्जी का यूज किया, इधर की तरफ आधे प्लस आगे, इधर उतने ही माइनस, फिर भी करंट इसी डायरेक्शन में, क्योंकि अभी भी इसके पास एनर्जी है। तो अब क्या होगा, ये बाकी की अपनी फील्ड लाइन का भी यूज करेगा और ज्यादा प्लस इसमें आ जाएंगे और इधर की तरफ और ज्यादा माइनस। तो ये अब पूरा क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहां देखेंगे, अब इस केस में क्या देखेंगे कि इंडक्टर की एनर्जी किसके बराबर है, कैपेसिटर की एनर्जी के। अब इसने फिर करंट दिया इसी डायरेक्शन में, तो अब क्या हुआ, इसकी एनर्जी क्या होगी, अगेन जीरो, और ये हो गया फुल चार्ज। ठीक है, तो अब इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, जीरो, और कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम। लेकिन थोड़ा चेंज हो गया, अब की बार कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया, ये सारा प्लस यहां से कहां चला गया, यहां। ठीक है, इसके पास तो एनर्जी बची नहीं, अब ये काम करना कर देगा बंद, अब इसकी वजह से करंट नहीं होगा। अब करंट कौन देगा, कैपेसिटर। कैपेसिटर को देना तो कैपेसिटर किस डायरेक्शन में करंट देगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब करंट की डायरेक्शन बदलेगी। ठीक है, पॉइंट यही है, करंट की डायरेक्शन यहां नहीं बदलेगी जब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं बचा, करंट की डायरेक्शन बदलेगी जब अपोजिट डायरेक्शन में ये पूरा चार्ज हो गया। अब ये करंट इधर की तरफ जाएंगे, यानी कि आधे प्लस इधर चली गई, तो दूसरी तरफ से आई ना, तो इसके पास भी एनर्जी आएगी, क्योंकि करंट ग्रो करेगा और ये क्या चाहेगी, ग्रो ना करे, फिर अपने अंदर एनर्जी लेके आएगी। लेकिन जो फील्ड लाइन से उनके डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज। पहले इधर नॉर्थ और इधर साउथ आ रहा था, तो इस बार क्या होगा, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बदल जाएंगे। देखो इधर पहले फील्ड लाइन नीचे की तरफ थी और इस बार फील्ड लाइन ऊपर की तरफ होंगी, तो फिर अगेन क्या होगा, दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, यू सी बराबर हो जाएगा किसके, यू एल के, दोनों की एनर्जी क्या हो जाएंगी, इक्वल, अगेन बराबर हो जाएंगी। उसके बाद फिर क्या होगा, जो बाकी के प्लस है वो भी इधर आ जाएंगे, बाकी के प्लस इधर आते ही इसके अंदर और ज्यादा लाइंस आ जाएंगी। तो अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, अब फिर इंडक्टर की एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, इसकी फिर मिनिमम हो जाएगी। फिर ये क्या करेगी, क्या करंट की डायरेक्शन यहाँ चेंज होगी, नहीं, ये अपनी फील्ड लाइंस की वजह से जो एनर्जी आई उसका यूज करेगी और करंट की इसी डायरेक्शन को क्या रखेगी, मेंटेन। तो यही डायरेक्शन मेंटेन रहेगी, तो ये प्लस कहाँ आ जाएगा, इस साइड, और इस साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव। फिर दोबारा से दोनों की एनर्जी क्या हो जाएंगी, बराबर, और फिर ये जो बाकी का यहाँ पे जो लाइंस हैं उनका यूज करेगी और करंट की यही डायरेक्शन रहेगी, तो ये फिर इधर की तरफ से फुल चार्ज हो जाएगा और इसकी सारी एनर्जी खत्म। तो इस बार फिर इंडक्टर की एनर्जी कितनी, जीरो, और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी, मैक्सिमम। और यहां पे आते ही अब ये वाला केस और ये केस दोनों क्या है, फिर सेम, यानी कि अगेन हम वहीं आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो एक बार कैपेसिटर यहां प्लस होगा, अगली बार कैपेसिटर फिर दोबारा से यहीं प्लस हो जाएगा, दूसरी जगह फिर वहीं प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहां से यहां तक का इसे क्या कहते हैं, वन कंप्लीट टाइम पीरियड या वन कंप्लीट साइकिल। ये पूरा एक साइकिल है कि जो स्थिति थी कैपेसिटर की, अगेन दोबारा से घूम के क्या आ गई,
वही आ गई, दोनों में एनर्जी है। इंडक्टर अपनी एनर्जी का यूज करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर, जब करंट ग्रो कर रहा है तो चाहेगा ग्रो ना करे, तो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और उससे एनर्जी खींच लेगा। फिर जब करंट डीके होना शुरू होगा, चाहेगा कि डीके ना हो, जीरो ना हो, तो अपनी एनर्जी का यूज करेगा और फिर उस करंट को वैसी फ्लो होने देगा। ठीक है, और इस तरह के साइकिल चलते रहते हैं। ये साइकिल जो है 1 सेकंड में, ये इस तरह के साइकिल्स जितने भी फॉर्म होते हैं उसी फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में से निकलता रहता है। ठीक है, तो ये जो एलसी डिवाइस हमारा है, ये जो एनर्जी हम देख रहे हैं कि एनर्जी एक्चुअली क्या कर रही है, एल और सी के बीच में क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है, कभी एल में, कभी सी में, कभी एल में, कभी सी में। इसी को कहते हैं एलसी ओसिलेशन, और इसी एलसी ओसिलेशन की वजह से एक्चुअली में हम प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। बात समझ आई? तो यहाँ पे बस डेफिनेशन में इतना ही है, द ओसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर is known as LC oscillation। ठीक है, चलो हम एक बार ऐसा करें, इसका एक बार और इसे समझ लें। फिर देखो, हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, हमने इस कैपेसिटर को एक बैटरी लगाई और इस बैटरी से हमने क्या किया, इसे चार्ज कर दिया। तो इस तरफ क्या आ गया, प्लस, मतलब 4 प्लस आई, इस तरफ क्या आई, 4 माइनस। ये कंप्लीट चार्ज हो गया। फिर इसे यहां से हटाया, ठीक है, और इस कैपेसिटर को लगा दिया, कैसे भी समझ लो, उस डायग्राम के हिसाब से समझ लो या कैसे भी, ऐसे ही बना लो चाहे, कि फिर इस कैपेसिटर को किससे लगा दिया, एक इंडक्टर के साथ, इसे एक इंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया। इधर की तरफ क्या थे, 4 प्लस, इधर क्या थे, 4 माइनस, और स्विच कर दिया ऑन। अब करंट किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन करंट की होगी। इसके अंदर करंट ग्रो करेगा, ये चाहेगी कि वो ग्रो ना करे, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएगी, इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो इंडक्टर कोईल है, अब इसके आधे प्लस चले गए, 2 प्लस बचे, इसके 2 माइनस बचे, इस डायरेक्शन की वजह से 2 प्लस इधर आ गए, और इसके अंदर आ गई कुछ 2 लाइन जैसे, है ना, ये 2 लाइन इंडक्शन की वजह से। ठीक है, सपोज कि इनका डायरेक्शन ये है क्लॉकवाइज, अभी के लिए मान लो ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरह इसमें इंडक्शन हो गया और एनर्जी स्टोर होगी। यहाँ पे एनर्जी किसकी मैक्सिमम है, कैपेसिटर की। कैपेसिटर की एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, और इंडक्टर की एनर्जी क्या है, मिनिमम। अब यहाँ पे देखोगे कैपेसिटर की भी आधी चार्ज खत्म होगी और इसके अंदर भी कुछ लाइंस आ गई, तो दोनों की एनर्जी लगभग क्या होगी, बराबर। अब इसकी इसकी एनर्जी बराबर, यानी कि इसकी आधी एनर्जी इसमें चली गई। अब करंट रहेगा मेंटेन, करंट अभी भी इसमें प्लस है तो करंट मेंटेन रहेगा। यहाँ पे सारे के सारे प्लस खत्म हो जाएंगे और इस कोइल के अंदर क्या होगा, 2 लाइंस थी, अब इसमें कितनी हो जाएगी लाइंस, 4, ऐसे 2 3। अब तो इसके अंदर अब इंडक्शन और ज्यादा हो गया, अब इसके अंदर और एनर्जी आ गई, तो इंडक्टर की एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम या 0, इसकी कोई एनर्जी नहीं बची। करंट का डायरेक्शन यही था ये। ठीक, अब कैपेसिटर तो हमारा पूरा खाली हो गया, बताओ अब क्या कैपेसिटर में बचा कुछ, कैपेसिटर तो खाली हो गया। अब करंट का क्या होगा, अब करंट को कौन संभालेगा, इंडक्टर। तो अब इंडक्टर अपनी एनर्जी का यूज करेगा और जो डायरेक्शन करंट की थी उसे क्या रखेगा, मेंटेन, 0 नहीं होने देगा। अब करंट की डायरेक्शन बेटा इसी तरह मेंटेन रहे, इधर से 2 प्लस आए इधर, तो इधर 2 प्लस खत्म हो गए, इधर 2 माइनस खत्म हो गए, फिर 2 प्लस आए, इधर 2 प्लस खत्म हो गए, इधर 2 माइनस खत्म हो गए, फिर 2 प्लस आए तो क्या होगा, अब इधर 2 प्लस हो जाएंगे, जिधर से आए वहां 2 माइनस हो जाएंगे, तो इधर 2 माइनस और इधर 2 प्लस, और इसकी जो 4 लाइंस थी अब कितनी बचेंगी, बस 2। फिर एनर्जी क्या हो जाएगी इनकी, बराबर।
अगेन क्या करेगा, ये मेंटेन रखेगा डायरेक्शन को करंट की, फिर इधर दो प्लस आ जाएंगे, इधर दो माइनस, और इसकी सारी लाइंस खत्म, इसकी एनर्जी जीरो और इसकी मैक्सिमम। फिर जब हमारा कैपेसिटर का अब पूरा चार्ज हो गया दूसरी तरफ से, तो अब करंट जो है डायरेक्शन बदल जाएगी। अब कैपेसिटर की वजह से करंट होगा तो प्लस से किधर होगा, माइनस की तरफ, और इसी तरह चलता रहेगा। और जैसे हमारा पहले कैपेसिटर इधर से प्लस था, अगेन एक पॉइंट पर क्या आ जाएगा, दोबारा इधर ही प्लस आ जाएगा, और एक कंप्लीट साइकिल खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखो ये प्लस, फिर प्लस यहाँ, 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 इस तरीके से हर बार अपोजिट डायरेक्शन से हमारा कैपेसिटर क्या होता रहेगा, चार्ज। तो इसके बीच में जो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होगा, चेंज होगा। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इससे नेक्स्ट चैप्टर में उसका बेसिक स्टडी करेंगे। इसी वजह से इनके बीच में से यहाँ से क्या निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है। हर्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसने देखा था कि ऐसा करने पे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था लाइट के बारे में, उन्हें आगे वाली नेक्स्ट बुक में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर्ज ने ही अपने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि यहाँ से कुछ तो निकल रहा है, कुछ तो एनर्जी आ रही है। उस एनर्जी को जब इसने बाद में देखा, ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट किया, तो इसे पता चला कि एक्चुअली में एलसी ओसिलेशन होते हैं, एनर्जी का ओसिलेट होता है, और इस कैपेसिटर के बीच में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब एलसी ओसिलेशन के बाद सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है, बहुत अच्छा है। लेक्चर 2 जो हमने कराया था उसे अगर ध्यान से समझ लिया आपने तो ये और भी आसान हो जाएगा। तो अब सीरीज रेजोनेंट सर्किट हमारा क्या है कि हमने क्या किया, एलसीआर सर्किट जो हमारा है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, इन्हें हमने एसी सर्किट से सीरीज में जोड़ दिया, आर एल आर सी और एल, ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, इन्हें कैसे जोड़ दिया, सीरीज में। जब हम इसे सीरीज में जोड़ेंगे तो इसका जो एक पर्टिकुलर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, इसका क्या होगा, एक नेट रेजिस्टेंस होगा। तो एक एलसीआर सर्किट के नेट रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। तो इस सर्किट का एक टोटल रेजिस्टेंस होगा जिसे कहेंगे इम्पीडेंस। ठीक, अच्छा, इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट तब फ्लो करेगा जब इसका इम्पीडेंस क्या हो, मिनिमम हो। ठीक, तो चलो पहले इम्पीडेंस देखते हैं। द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट Z इक्वल टू कितना होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम करंट Z should be मिनिमम। टोटल रेजिस्टेंस जब सबसे कम होगा तो उसका करंट, यानी कि इस सर्किट का करंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है। इसका करंट, इसके अंदर जो करंट होगा वो मैक्सिमम अपनी वैल्यू तभी अचीव करेगा जब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे मिनिमम वैल्यू पे हो। अब ये है इसके टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब बताओ इसका जो रेजिस्टेंस है, जो इम्पीडेंस है, वो सबसे कम कब होगा। क्या हमने आर की वैल्यू को चेंज कर सके, नहीं, एलसीआर है, कुछ नहीं कर सकते। एक्सएल और एक्ससी, अगर ये दोनों में से कोई भी एक ज्यादा हो, सपोज ये ज्यादा है माइनस वाला, तो जितना भी ज्यादा होगा इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, इसके साथ ऐड हो गए, वैल्यू ज्यादा ही आएगी। तो मिनिमम वैल्यू जेड की तभी आ सके जब ये दोनों क्या हो, बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो जेड किसके बराबर आ जाएगा, आर की। और यानी कि ये इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं उनकी वैल्यू लगभग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो बस यही बचेगा, और उस टाइम पे जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। और सबसे कम रेजिस्टेंस क्या देगा, सबसे ज्यादा करंट। बात समझ आई। तो वही पॉइंट है कि जेड को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू के लिए XL शुड बी इक्वल टू XC।
ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब पॉइंट आता है, देखो ये जो हमारा एक्सएल है इसका फॉर्मूला क्या है भाई, ओमेगा एल, और इसका फॉर्मूला क्या है 1/ओमेगा सी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, मुझे बताओ हमने ये जो ओमेगा है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हमने क्या ली, सबसे कम ली, सबसे कम। अगर मैं ओमेगा की वैल्यू सबसे कम लेता हूं, सबसे कम ओमेगा लेता हूं, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सएल की एक्ससी। ये देखो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओमेगा के, तो जितना कम वैल्यू लूंगा तो ये क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली है, ये जितना कम लेंगे ओमेगा उतना ही कम होगा। तो एक्चुअली में जो एक्स है वो हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा अगर ओमेगा में सबसे कम ले, और जो एक्स एल है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। अब मैंने ओमेगा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाई, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, कम, और इसकी वैल्यू एल की क्या होती रहेगी, ज्यादा। एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाएगी जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों के वैल्यूज क्या होंगे, बराबर हो। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्ससी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जेड हमारा मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और वैसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो अब कैसा है, रेजोनेंस स्थिति में है। सर्किट जो है कैसा हो चुका है, रेजोनेंट हो चुका है। बात समझ आई। तो वो पर्टिकुलर एक्चुअली वो चीज क्या है जो उसे रेजोनेंस में लेकर आ रही है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी at which XL becomes equals to XC is known as resonating फ्रीक्वेंसी। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी हमने माना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग, तो यहाँ के लिख देंगे ओमेगा आर। तो ये दो बराबर तो होंगे, लेकिन इस खास फ्रीक्वेंसी पर बराबर होंगे जब हमारा ओमेगा किसके बराबर होगा, ओमेगा आर के। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, वो एक पॉइंट जिस पॉइंट पे दोनों बराबर हैं, तो वो ओमेगा आर है, इस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो हमने ये बराबर तो करे थे, लेकिन कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी पे होंगे ना, हर बार थोड़ी होंगे। तो ये बराबर होंगे तब जब एक खास फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा आर। तो मैं ओमेगा आर मुझे निकालना, तो मैं कैसे निकाल लूं, ये ओमेगा इधर ले आऊं और ये एल इधर, तो मेरा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, 1/LC के। तो ओमेगा आर किसके बराबर आ गया, 1/√LC। अच्छा, ओमेगा आर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 म्यू। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा आर की जगह 2 म्यू आर। ठीक है, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये बराबर होगी 1/√LC, और म्यू आर जो है ये किसके बराबर है, 1/2π√LC, ये इसके बराबर। ठीक है, तो ओमेगा आर का वैल्यू जो है ना, ये ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/√LC, ये याद रखना। हाँ, म्यू चाहिए हमें, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये 2π में चेंज करके नीचे लियो। बात समझ आई। तो ये होता है हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है कि सीरीज रेजोनेंस में तीनों सीरीज में होंगे, तो इनका क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंपीडेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। और हमें पता है इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट तभी अचीव हो सकता है जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम। दैट मीन्स इसके जेड की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। जेड की वैल्यू मिनिमम होगी जब ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो हमने ये दोनों बराबर कर दिए, और हमें पता है कि ये दोनों बराबर होंगे किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पे, और उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा बताओ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड किस पे करेगी, तो देखो फॉर्मूले में क्या है, 1/√LC। तो वो वैल्यू डिपेंड करती है इंडक्टर की वैल्यू पे और कैपेसिटर की वैल्यू पे। अगर आपने दोनों में से किसी की एक वैल्यू चेंज कर दी तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, उसकी चेंज हो जाएगी। जिस हर एक सर्किट का, इसका मतलब क्या है, हर एक सर्किट का, हर एक LCR सर्किट का एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, उसका खास अपना फ्रीक्वेंसी, और उसे कहते हैं उस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या कहें उसे, सर्किट की
तो मान लो कि एक सर्किट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है सर्किट का जिसमें वो काम करता है। अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी का कोई फ्रीक्वेंसी उस सर्किट को दें तो वहां पे दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, एक रेजोनेंस। जैसे एक स्पीकर है, आप उसे टेबल पर रखो, बजाओ, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी आ रही है स्पीकर की, ठीक है। आप देखोगे कि जो टेबल है वो उसके साथ कैसी हो जाएगी, थोड़ी देर में रेजोनेंस में। तो जिस तरह के वाइब्रेशंस स्पीकर में हो रहे होंगे वैसे ही वाइब्रेशंस आप कहाँ सुन सकते हो, टेबल में भी महसूस कर सकते हो, बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे। तो वे दोनों कैसे आ जाए आपस में, रेजोनेंस में आ जाए। आई बात समझ में, क्लियर है। तो बस यही वो क्वेश्चन था हमारा कि भाई रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इट इज दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसमें इंपीडेंस सबसे कम होगा और करंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट, क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ सर्किट। क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। देखो ऐसा है, पुराने समय में टेलीविजन रेडियो वगैरह थी, आप देखते हो वे जो रेडियो थे ना, वे इस पॉइंट पे भी चल रहे हैं और थोड़ा सा आप उसे घुमाओगे तो यहाँ पे भी चैनल आ रहा है। सब जगह चैनल आते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक रेंज के अंदर चैनल्स आते थे। लेकिन उसमें ही कोई एक ऐसा पॉइंट था जहां पे कुछ साफ आता था, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आता था, हाँ कुछ कई बार क्लियर बहुत ज्यादा भी आ जाता था, है ना। तो ये जो थी ये होती है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब अभी आज के रेडियो आप देखोगे बस आपके पास रिमोट है, आप दबाओगे और वही चलेगा, लेकिन आपने थोड़ा सा भी नंबर चेंज कर दिया तो चैनल गायब। यानी कि उसका जो शार्पनेस है कि इस पॉइंट पर चलेगा, इससे थोड़ा इधर करोगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा इधर करोगे तब भी नहीं चलेगा। लेकिन पहले क्या था, शार्पनेस क्या थी, कम। यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है। देखो अब देखो हम एक डायग्राम समझते हैं, ग्राफ। इधर की तरफ हमारा हो गया करंट और इधर की तरफ हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। एक हमने देखा, एक ग्राफ हमारा आ रहा है ऐसा। अब यहां देखोगे पीक वैल्यू जो करंट की, ये देखो यहां पे करंट की पीक वैल्यू ये आ रही है इसकी, ये करंट की पीक वैल्यू है। लेकिन आप देखोगे थोड़ा सा नीचे यहां भी लगभग करंट क्या है, सेम। इसके थोड़ा इधर देखो, यहां पे भी करंट लगभग क्या है, सेम। तो इस पूरी रेंज में यहां से यहां तक की जो रेंज है, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक की जो रेंज है, ये सारी इसकी शार्पनेस है। यानी कि अगर रेडियो हमारे पास है पुराने जमाने का, वो यहां भी चलेगा, यहां भी, मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसीज पे चल रहा है वो, ठीक है। एक ग्राफ इसी का ऐसा जिसकी शार्पनेस हमने बढ़ा दी, ये ऐसा है। अब ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसपे जो हमारा सर्किट, ये क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमारा करंट मैक्सिमम आ रहा है, जो मैक्सिमम करंट आ रहा, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन देखो इस वाले ग्राफ में आप थोड़ा सा इधर देखोगे तो एकदम से थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आपने चेंज की, करंट में चेंज क्या आ गया, बहुत ज्यादा। यानी कि इसमें या तो करंट मैक्सिमम होगा या एकदम से बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। इसका शार्पनेस, इसका क्वालिटी सेकंड ग्राफ का क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसके अंदर करंट भी क्या है, ज्यादा है। रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, कम। तो ये वाला ग्राफ अगर हमारा 2 है, ये ग्राफ हमारा 1 है, तो रेजिस्टेंस R2 और R1 में से कौन सा ज्यादा होगा, R1, क्योंकि इसका करंट क्या है, कम, इसका करंट क्या है, ज्यादा, इसकी शार्पनेस क्या है, ज्यादा। तो आजकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं वे कुछ इस तरह के ग्राफ लेके आते हैं। पहले जमाने में जो आते थे वे कुछ ऐसे थे, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, ठीक है, सारे ओमेगा आ रहे, सब जगह चल रहा है, एक पॉइंट पे कहीं बहुत अच्छा चलेगा, यहाँ पे कहीं। लेकिन इसमें आप देखो कि शार्पनेस काफी ज्यादा शार्प है। ये चीज है क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट। ये जो क्वालिटी फैक्टर है, इसे फॉर्मूला इसका निकालने का एक तरीका है, क्या होता है, तो ये होती है द क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द इंडक्टेंस और कैपेसिटर। इंडक्टर या कैपेसिटर कोई भी एक लो, उसकी वोल्टेज डिवाइड बाई वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। जो एलसीआर सर्किट है, एलसीआर सर्किट के अंदर आर, एल और सी तीनों ही लगे होंगे एसी सर्किट से। इसकी वोल्टेज को क्या कहेंगे, ई आर, इसकी वोल्टेज को क्या कहेंगे, ई एल, इसकी वोल्टेज को क्या कहेंगे, ई सी। वो कह रहा है ये वोल्टेज, इनकी कोई सी एक की वोल्टेज डिवाइड बाई वोल्टेज इन रेजिस्टेंस, इसका रेशो निकाल लो। वो रेशो जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। रेशो मतलब रेशो क्या, आप देखो हम क्या चाहते हैं, जो हमारा रेजिस्टेंस है
इसका वैल्यू क्या हो, कम से कम। इनके वैल्यू, इनकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितनी भी कर दो आप, वो जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी अच्छी आएगी। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कितनी दी 220 वोल्ट, लेकिन इसके अंदर 1000 वोल्ट चला गया, इसमें भी कितना चला गया 1000 वोल्ट, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट, बाकी का सारा वोल्टेज इसमें। हम क्या चाहेंगे, इनके अंदर वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि नेट तो अब टोटल तो कैंसिल ही हो जाएगी ना इनका, अब बाकी बचा इसमें आ जाएगा। तो इसका वोल्टेज तो पर्टिकुलर कुछ ना कुछ इसमें जाना ही है, तो इसमें वोल्टेज क्या होना चाहिए, कम से कम। इसके अंदर क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा रेशो इनका आएगा, इनकी वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी इसके रेजिस्टेंस के हिसाब से क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसका अब वैल्यू निकाल लें हम क्यू फैक्टर का, तो वो क्या होगा भाई, ई एल अपॉन में ई आर, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ई सी अपॉन में ई आर। अब मुझे वैल्यूज बताओ इसकी, ई एल का वैल्यू क्या होगा, इसका इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सएल। करंट इन सारों में कितना है, आई, तो कितना होगा इसका वोल्टेज ई एल, आई इंटू एक्सएल। इसका वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू आर, इसका कितना होगा, आई इंटू एक्सी। बात समझ आई। और ये सारी चीजें कहाँ होंगी, एट रेजोनेंस, जब हमारा सर्किट किस में हो, रेजोनेंस में। फिर बता रहा हूं इन दोनों की वोल्टेज हाई से हाई लो, वे अगर रेजोनेंस में हमारा सर्किट होगा तो वोल्टेज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। जितनी ज्यादा वोल्टेज लोगे शार्पनेस क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चलो इसकी वैल्यू हमने लिखी कितनी है, आई एक्सएल डिवाइड बाई इसकी कितनी है, आई आर। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल। एक्सएल का कितना वैल्यू है, ओमेगा आर एल, और इसका वैल्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, अच्छा ओमेगा आर का हमें पता है, ओमेगा आर का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा आर दैट इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एल सी। तो मैंने ओमेगा आर की जगह लिख दिया, तो क्यू फैक्टर जो है ये हमारा आ गया 1 बाई आर इंटू में ओमेगा आर कितना है, 1 बाई अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट सी, अलग अलग करके लिख लो रूट एल सी को, और इंटू में कितना आ गया एल। अब मैं रूट एल से एल को कैंसिल करूं तो क्या बचेगा, अंडर रूट एल, क्योंकि एल को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट एल इंटू रूट एल, ये कैंसिल हो गए। तो क्वालिटी फैक्टर कितना आया 1 बाई आर, और ऊपर क्या बचा रूट एल, और नीचे कितना बचा रूट सी, तो दैट इज अंडर रूट एल बाई सी। तो ये होता है हमारा क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अगर किसी भी एलसीआर सर्किट का क्वालिटी फैक्टर निकालना हो तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू की जरूरत है, इंडक्टेंस की और कैपेसिटेंस की। अब यहां से निकाल लें कि इसका कितना ज्यादा क्या है क्वालिटी फैक्टर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो केवल एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के काम आता है। जब ये एसी वोल्टेज को कम करने के लिए लगाया जाता है इसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, और जब वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है तो इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो अब देखो हमारा जो है करंट आ रहा है, आपने देखे होंगे 11,000 तार जा रहे हैं, यानी कि इनके अंदर जो वोल्टेज है, बड़े बड़े जो खंभे होते हैं, कितनी वोल्टेज है 11,000 वोल्टेज है। इनके अंदर कितनी वोल्टेज होती है 11,000। ठीक है, अब वो वोल्टेज इनके पास है, वहां से हमने पावर हाउस बनाई बीच में, उनमें से करंट किस में आता है, पावर हाउस में। आप देखे होंगे कभी किसी पावर हाउस में विजिट करोगे तो वहां देखोगे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे बड़े बड़े, तो वे सारे ट्रांसफॉर्मर मिलकर क्या कर रहे हैं, उसकी वोल्टेज को डाउन कर रहे हैं। क्योंकि हमें हमारे घर तक आते आते कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, 220 वोल्ट की, वो बहुत ज्यादा वोल्टेज है, उससे कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, उन्होंने बहुत कम वोल्टेज कर दी, अब वहां से जो वोल्टेज निकलेगी वो भी ज्यादा ही होगी, वो होगी लगभग 450 वोल्ट। ठीक है, अब वहां से उतनी वोल्टेज आ रही है जो दूसरे खंभे लगे होंगे, और आप देखोगे कि हर जगह गांव में भी जगह जगह क्या लगे रहते हैं, ट्रांसफॉर्मर लगे रहती है, उनसे लाइन जो है सीधी ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट होगी, है ना, हर एक मोहल्ले का अलग ट्रांसफॉर्मर होगा। तो उस ट्रांसफॉर्मर से जो वोल्टेज निकल के चलेगी वो कितनी होगी, 220 वोल्ट, जिस तार पे आप अपने घर के तार लगाते हो। तो आपके घर में जो वोल्टेज आएगी वो 220 आएगी। हाँ, कई बार ऐसा हो किसी का घर बिल्कुल वहीं पे पास में है कि जो लाइन वहां से आ रही थी, उसके बाद में जो ट्रांसफॉर्मर लग रहा है तो लाइन अंदर जा रही है, तो सपोज ट्रांसफॉर्मर फूक गया,
वो ज्यादा चला गया, मान लो किसी तरीके से उसने दूसरी तरफ तार जोड़ दिए, या यहाँ प्लास्टिक के तार आ रहे हैं गाँव में, चलो तो वो सही है, पास में ही है, उसने वहां लगा दिए तार, है क्या हो, गलत हो जाएगा, सारे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे अंदर सब फूक जाएंगे। ठीक है, तो हमें कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, बस 220 की। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो, हाँ उसी तरीके से स्टेप अप भी होते हैं जहां वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर पावर को आपको ट्रांसफर करना है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। हमें पता है कि अगर लंबा ट्रांसफर करना है, वोल्टेज को बहुत ज्यादा दूर तक लेके जाना है, तो हम ये चाहेंगे कि उसके अंदर जो एनर्जी का लॉस है वो ना हो, या कम से कम लॉस हो, तो उसमें करंट जितना कम होगा उतना ही लॉस कम होगा। हमें पर्टिकुलर पावर ट्रांसफर करनी है, तो हम क्या चाहेंगे कि करंट इसमें क्या हो, कम से कम, तो उसके लिए वोल्टेज क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा। पावर हाउस जो होते हैं, जो हमारे घर के, गांव के या शहर के जो होते हैं, अलग अलग जगह के, इनकी किलोवाट में होते हैं, इतने किलोवाट का है, इतने किलोवाट का है। ठीक है, ये पावर हाउस है, तो पावर हाउस की एक पर्टिकुलर पावर होती है उनकी, भाई इतनी पावर का है, इतनी पावर आती है इसमें, यहाँ से इतनी पावर चलेगी, इतनी पावर है इसके पास। ठीक है, तो पावर से मतलब है करंट या वोल्टेज से नहीं है। तो करंट हमें कम करना है, लंबा ट्रांसमिशन करना है पावर का, करंट जितना ज्यादा रखोगे हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा फॉर्म होगी, तार टूट जाएंगे बीच में से, इतनी ज्यादा हीट। आपने देखा होगा अब भी जितना भी करंट आ रहा है ना, उसमें भी कई बार बीच में तार क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, किसान है उनके खेत में आग लग जाती है गर्मियों में। तो वैसा ना हो, हीट एनर्जी के रूप में वो पावर जो है वो कम से कम, हीट एनर्जी में जो लॉस है वो कम से कम हो, उसके लिए करंट क्या रखना पड़ता है, कम, और वोल्टेज क्या करनी पड़ती है, ज्यादा। उसमें वोल्टेज ज्यादा है, वहां से हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जितने लगाते रहेंगे, वोल्टेज कम होती रहेगी और करंट बढ़ता रहेगा। फाइनली हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, जितना भी करंट है आपको पता ही है, 2-2.5 एम्पियर इतना करंट होगा उसका। क्लियर है? चलो, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग एसी वोल्टेज इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर। मतलब एसी वोल्टेज कम करना या उसे ज्यादा करना। प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो अभी समझना किस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे काम करेगा, तो अब उसे समझो ध्यान से। हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा कि कोई भी कोइल के अंदर से आप फ्लक्स चेंज करोगे तो वो कोइल एक ईएमएफ का इंडक्शन करेगी। इंडक्शन होगा ईएमएफ का इसके हिसाब से कि कोइल के अंदर क्या चेंज होगा, उसका फ्लक्स अगर चेंज होगा। फ्लक्स चेंज करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस चीज के अंदर क्या जोड़ दो, कि कौन सा करंट दे दो उसे, एसी। एसी करंट में करंट मतलब 1 सेकंड में 50-60 बार चेंज हो रहा होगा डायरेक्शन। आपने करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी, पहले लाइंस इस तरफ जा रही थी, अभी लाइंस इस तरफ आ रही है। कितना खतरनाक फ्लक्स का चेंज हो गया। मतलब डीसी सर्किट लगा के आप उसे स्टार्ट करोगे, 0 से मैक्सिमम होगा, फिर रुक जाएगा, फ्लक्स का चेंज बंद। देखिए, फ्लक्स का चेंज आपको कराना, आप बस क्या दो से एसी करंट दे दो, लगातार अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन लगातार है। देखो करंट चलता कैसा है एसी में, करंट ऐसे चलेगा, 0 मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव डायरेक्शन, फिर 0, फिर मैक्सिमम, ऐसे, और अपने आप ऐसा होता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा बहुत ही ज्यादा स्पीड से। ठीक है, तो अब देखो यहां से हमने एसी करंट दिया, ये एसी सोर्स है, हमने जोड़ दिया। ऐसा मान लो जैसे ये एक ट्रांसफॉर्मर है जो मतलब कहीं पर लगा हुआ है, और हम इस ट्रांसफॉर्मर से क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे एसी का करंट आया और इसमें हमने ये जो लगा हुआ है साइड में, ये जो चीज है, ये होता है आयरन का सॉफ्ट आयरन, क्या कहते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन क्यों लगाया, अब इस कोइल के अंदर क्या दिया हमने, एसी करंट। अब इस कोइल में जा रहा है एसी करंट, और एसी करंट की वजह से इस कोइल का क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अब इस कोइल का फ्लक्स चेंज होगा, तो हम चाहते हैं इसका फ्लक्स चेंज हो तो इसका भी फ्लक्स चेंज हो। यानी कि हम क्या कराना चाहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कि इसके फ्लक्स चेंज जो है, इसकी जो फ्लक्स की लाइंस हैं वे सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वे इसमें भी हो। तो हमने यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दिया एक कॉमन आयरन की कोर से। तो यहां से अगर 2 लाइंस निकलेंगी तो वे 2 लाइंस घूम के इसके अंदर आएंगी, फिर इधर और फिर इधर इसमें एंटर करेंगे। क्योंकि आयरन क्या होता है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसका परमिएबिलिटी होता है बहुत ज्यादा हाई, तो ये लाइंस को अपने अंदर रखेगा। तो यहां से लाइंस निकली, मानो 100 लाइंस निकली, तो वे 100 लाइंस ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर वे 100 की कितनी होगी, 10 होगी।
तो वो 10 लाइन्स इधर गई, फिर इधर, यानी कि जो चेंज इसमें चलता रहेगा वही चेंज इसमें भी चलता रहेगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में दो तरह की कोइल्स होती हैं, एक प्राइमरी जो सोर्स से जोड़ रखी है, दूसरी सेकेंडरी जहां से हमें अलग तरह की वोल्टेज मिलेगी। ये वो वोल्टेज है जो आ रही है, ये वो है जो हमें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे रिक्वायर्ड वोल्टेज मिलेगी। अब कैसा होगा देखो, यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे करंट दिया, एक पर्टिकुलर वोल्टेज है, करंट है, उस करंट में चेंज आ रहा है क्योंकि एसी है, तो क्या होगा इसमें फ्लक्स का चेंज होगा। अब इसके अंदर कुछ फ्लक्स का चेंज होगा तो ये वाली कोइल के क्या अंदर क्या हो जाएगा, इंडक्शन। अब इसमें इंडक्शन हुआ और इस कोइल ने कितना ईएमएफ बनाया, 2 वोल्ट का। एक और कोइल है यहाँ पे, 2 टर्न है ना, इसने भी कितना वोल्टेज बनाया, 2 वोल्ट का। क्यों, जो फ्लक्स चेंज इसमें हो रहा है वही फ्लक्स चेंज इस वाली कोइल में हो रहा है। तो जो प्राइमरी ईएमएफ है हमारा कितना हो गया, वो 4 वोल्ट। अब वो फ्लक्स का चेंज सेम इसमें भी हो रहा है, तो ये वाली कोइल कितना बना रही है, 2 वोल्ट, ये कोइल कितना बना रही है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट और 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया, 8 वोल्ट। मिला कितना था, 4 वोल्ट, यहां से कितना निकलेगा, 8 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम है और इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं। सपोज मुझे 8 नहीं चाहिए, मुझे 16 चाहिए, 16 वोल्टेज चाहिए, 4 से 16, तो मैं इधर क्या करूं, और टर्न्स बढ़ा दूं, बढ़ाता रहूं 2 वोल्ट से कितना भी कर लो। अब इससे अगर कम चाहिए, जितना इसमें आ रहा है उतना, इसे 2 वोल्ट चाहिए, तो बस कितने टर्न बढ़ाओ, यहाँ पे एक ही, एक यहाँ पे कम रखो। सेकेंडरी के टर्न्स जितने कम, इससे कम होंगे सेकेंडरी के प्राइमरी से, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, सेकेंडरी के ज्यादा होंगे प्राइमरी से, तो वोल्टेज अप हो जाएगी। आया ये कंसेप्ट समझ में? तो सिंपल है। यहाँ पे हमने क्या दिया, एसी करंट। एसी करंट लगातार क्या हो रहा है, चेंज। करंट अगर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, कोइल के अंदर फ्लक्स, क्योंकि कोइल का जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कोइल का जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कोइल, उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई एल आई। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, एल आई। जैसे जैसे आपका करंट चेंज होता रहेगा वैसे वैसे उसका फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा। जब हम फेरेडे का यूज करते हैं लो का, E = -d∅/dt, तो ये फॉर्मूला -L/di/dt, ये ईएमएफ है। बात समझ आई? तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, एल आई। यहाँ पे करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा या अपोज करेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। क्लियर है पॉइंट? तो यहां से ऐसे, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ आया, हर एक कोइल के अंदर उतना ही ईएमएफ होगा। ईएमएफ इंड्यूस इन ईच कोइल वेदर प्राइमरी और सेकेंडरी, वो क्या होगा, सेम। बात समझ, ईच कोइल, हर एक कोइल का। तो मान लो यहाँ पे जो टोटल ईएमएफ है वो कितना है, वो ईपी है, कितना है वो टोटल ईएमएफ, यहाँ पे कितना है, ईपी। यहाँ पे टोटल ईएमएफ कितना है, ईएस। तो अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वे कितने हैं, एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोइल। तो इसके हर एक टर्न में कितना ईएमएफ होगा बताओ। अगर इसके पास टोटल एन टर्न्स हैं, एनपी टर्न्स हैं, और इसके अंदर टोटल ईएमएफ ईपी है, तो हर एक टर्न में कितना ईएमएफ आ रहा होगा। और आसान करते हैं, इसका टोटल ईएमएफ कितना है, 10, टर्न्स इसमें कितने हैं, 2, तो 2 टर्न्स हैं और टोटल ईएमएफ कितना है, 10 है। तो एक कोइल के अंदर कितना ईएमएफ होगा, एक कोइल कितना ईएमएफ दे रही होगी, 5 का, टोटल 10 का है, 2 टर्न है, हर एक टर्न का ईएमएफ क्या है, सेम है। तो इसके अंदर जो टोटल है वो कितना है, 10, 2 टर्न है, हर एक का सेम है, तो 5 इसका, 5 इसका। तो यहाँ पे अब इसे क्वेश्चन को बस इसमें कर दो वेरिएबल में कि ईपी क्या है इसका, टोटल ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एनपी, हर एक टर्न का ईएमएफ कितना होगा, EP/NP। वैसे यहाँ है सेम, इसमें भी हर एक टर्न का ईएमएफ क्या होगा, सेम होगा। टोटल ईएमएफ कितना आ रहा है, ES, नंबर ऑफ टर्न कितने, NS। क्या करेंगे, एक टर्न का निकालने के लिए ES/NS, और एक टर्न का ईएमएफ इसका और एक टर्न का ईएमएफ इसका, दोनों क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। तो हम कह सकते हैं EP/NP बराबर होगा ES/NS। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। तो ये थ्योरी जो है ना हमारी यहाँ पे 6 चैप्टर का यूज हुआ है। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इज सेम फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल, दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ कह सकते हैं, सो EP में NP ये बराबर होगा किसके, ES/NS।
NS की। अब मैं EE वाली टर्म एक साइड लिख लूं और ये अलग, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं EP बाई ES, उसी इक्वेशन से ये बराबर होगा NS बाई NP के, और ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो उस इंडक्टर के फॉर्मूले से, उस इंडक्टर से, फैराडे लॉ से हमने क्या निकाला था, ये इक्वेशन निकाल ली, ठीक है, कि पर टर्न, हर एक टर्न का, ईच टर्न का जो EMF है इधर और इधर, प्राइमरी में और सेकेंडरी में, क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। ईच टर्न EMF क्या होंगे, सेम होंगे। नींद आ रही है, चलो। तो नेक्स्ट, नाउ consider power loss in primary and secondary coil is 0। पावर लॉस दोनों में क्या है, 0 है। प्राइमरी सेकेंडरी में किसी तरह की पावर का लॉस नहीं हो रहा, ऐसा मान लो, जबकि ऐसा क्या है, इम्पॉसिबल है, कहीं ना कहीं लॉस होता है। ट्रांसफॉर्मर कहाँ कहाँ लॉस होगा वो चीजें हम लास्ट में इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी लॉस तो जरूर होगा, लेकिन हमने मान लिया कि इसमें एनर्जी लॉस क्या है, 0। तो हम क्या कह सकते हैं, फिर हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ प्राइमरी कोइल इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी कोइल। ये दोनों की पावर सेम होगी। पावर क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट। तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, EP, और करंट कितना है इसमें, IP। इसका पावर कितना है, इसका EMF कितना है, ES, और करंट कितना है, IS। फिर EE वाली टर्म्स को एक साइड ले आओ, तो यहां से हमारा आ जाएगा EP अपॉन में ES, दैट इज इक्वल्स टू IS अपॉन में IP। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से हम देखेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में कैसा होगा और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में कैसा होगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे केस वन, व्हेन NP इज ग्रेटर देन NS, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा लें और सेकेंडरी में कम लें, तब क्या होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से बताओ क्या मिलेगा। अगर प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा हो और सेकेंडरी के टर्न्स कम हो, इसके टर्न्स कम है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये भी ज्यादा होगी और ये कम होगी, दोनों बराबर है ना। तो ये वाली टर्म अगर ज्यादा है इधर से, तो ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा, हाँ NP ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये कम होगी और ये ज्यादा होगी, तो है ना। फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता चलेगा, अगर NP ज्यादा है तो हमें लिखेंगे देयरफॉर NP अगर ज्यादा होंगे तो EP क्या होगा, कम होगा। अगर NP ज्यादा है तो यहाँ पे ये ES ज्यादा होगा और EP क्या होगा, कम, तो EP कम होगा और ES ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आई। एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से क्या मिलेगा, देखो जरा यहाँ पे हमने क्या बताया अभी कि EP क्या है, कम है, EP क्या है, कम। EP कम होगा तो IS भी क्या होगा, कम, तो IS क्या होगा, कम, और IP क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। ये दो चीजें हमें ऐसी मिलेंगी। तो ये हमें क्या बताता है, देखो हमने नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिए थे, नंबर ऑफ टर्न्स जो है प्राइमरी के ज्यादा लिए और सेकेंडरी के कम लिए, तो ओवरऑल सेकेंडरी की वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा। प्राइमरी के ज्यादा लिए टर्न्स, सेकेंडरी के कम लिए, जिसके टर्म्स सेकेंडरी के टर्म्स कम लिए हैं, EP बाई ES दैट इज इक्वल्स टू NP बाई NS होगा। और ये पूरा क्या हो गया, चलो इसे कल करेंगे फिर।